अस्सलामुअलैकुम साथियों, फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो आप लोगों के बार बार कहने पर फिर पेडागोगी पर अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको तफसील से बताया जाएगा और आप उनमें से अपने सवालात कापी में नोट करें, ख़ुद सवालात और जवाबात बनाएं ताकि वो आपके जहन में अच्छी तरह से बस जाएं। बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग हमारे चैनल को दूसरे साथियों के लिए शेयर करते हैं, तो मैं उन साथियों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे लिंक को बाकी साथियों को शेयर कर रहे हैं। और जो साथी नहीं शेयर कर रहे हैं उनसे भी चाहता हूं कि वो मेहरबानी करके हमारे चैनल का लिंक दूसरे साथियों को भी शेयर करें ताकि इस चैनल पर बहुत से साथी जुड़ें और हमारा चैनल अपनी बुलंदी पर पहुंचे। तो आपके लिए आज हम पेडागोगी में बात करेंगे। बुनियादी तालीम के जो आम व ख़ास मक़ासद हैं उनकी बात करेंगे। मैंने अभी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जिन पर बार बार यही बताया है कि आप हिंदी लैंग्वेज में ज़रूर बताएं, तो उनके मशवरे को जहन में रखते हुए हम उनको थोड़ा हिंदी लैंग्वेज से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने चैनल की तरफ चलते हैं। और मैं उन नए साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो सी-टेट का फॉर्म आवेदन किया है या करने वाले हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपना लैंग्वेज उर्दू को सेलेक्ट किया है या इरादा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल वाला बटन है उसको ज़रूर पुश करें। तो आज हम बात करेंगे उर्दू तदरीस के जो मक़ासद हैं, यानी मतलब जो उर्दू शिक्षण है उसका जो उद्देश्य कौन कौन से हैं। बार बार इम्तहानात में पेडागोगी में इससे सवाल आ रहे हैं। ये मेरे मुताबिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वक्त को देखते हुए हम इसके जो ख़ास पहलू हैं उन पर ज़िक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि इनके जो मक़ासद यानी कि उद्देश्य हैं। एक तो सामान्य होते हैं उद्देश्य, आपने हिंदी में पढ़ा होगा सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। तो हम यहाँ पर पहले आपको सामान्य उद्देश्य यानी कि आम मक़ासद पर बात करेंगे कि इसके सामान्य उद्देश्य कौन हैं। जब हम बुनियादी तालीम की बात करते हैं तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, उनके जहन को कैसे समझना है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या उद्देश्य होते हैं, उनके मकसद क्या है उनको पढ़ाने का, कि उनको इस तरीके की तालीम क्यों देनी चाहिए, तो इस पर देखिए अब हम बात करते हैं। तो देखिए ये आम मक़ासद में बताया गया है कि इब्तदाई सतह पर यानी बुनियादी जो तालीम होती है वहाँ पर जिसके दर्जात सरकारी एतबार से अव्वल ता 8वीं दर्जे पर मुश्तमिल होते हैं। अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि बुनियादी तालीम किस दर्जे तक होती है, इसका पहला सवाल ये निकल रहा है। तो उसमें आप बताएंगे कि सरकारी एतबार से दर्जा 1 से 8वीं दर्जे तक ही बुनियादी तालीम को माना गया है। तो ये सवाल इसमें से एक निकला है, अपनी कॉपी में नोट करिए। आगे देखते हैं उर्दू तदरीस के मक़ासद बड़ी हद तक मुबहम हैं क्योंकि कौमी सतह पर इसके तयशुदा मक़ासद नहीं हैं। क्योंकि ये जो बात करते हैं उर्दू तदरीस की, तो इसके उद्देश्यों को बहुत गौर से नहीं देखा गया है। तो उनके जो मक़ासद हैं वो अच्छी तरीके से बुनियादी तालीम पर उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में उर्दू किसी रियासत की दूसरी सरगाह ज़ुबान है तो किसी की पहली। क्योंकि उद्देश्यों यानी कि मक़ासद की इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि कहीं कहीं पर आपकी उर्दू ज़ुबान को दूसरा दर्जा हासिल है और कहीं इस ज़ुबान को पहला भी दर्जा हासिल है। तो देखिए आगे बात क्या करते हैं, किसी इलाके में पूरी तरह बोली
पढ़ी लिखी और समझी जाती है, तो कई इलाकों में जज़वी तौर पर मतलब कहीं पर तो इसको पूरी तरह से इसका ज़िक्र किया जाता है, उर्दू ज़ुबान ही में बात की जाती है, लेकिन कहीं पर बहुत ही मामूली तौर पर इनका ज़िक्र किया जाता है। ताहम इब्तदाई मंजिल पर तदरीस उर्दू के आम मकासद में मंदरजा झेल मकासद शामिल हैं। मतलब जब हम वहाँ पर बात करते हैं, ज़्यादातर में जो उर्दू के सामान्य उद्देश्य हैं वो उनमें किन उद्देश्यों को शामिल किया गया है, तो पहला देखते हैं। पहला इसका है आवाज़ों को सुनकर उन्हें दोहराना और अपने माफिल ज़मीर का इजहार करना। मतलब कोई भी अगर आप शब्द सुनते हैं तो उसको दोहराने से आपके जहन में अच्छी तरीके से वो ज़ुबान के लफ्ज़ जो होते हैं वो बस जाते हैं। दूसरी बात है सुनी हुई बात को ठीक उसी तरह दोहराने की खूबी पैदा करना। जैसे आपने कोई बात सुनी है, जैसे जिस तरीके से आप जब जाते पढ़ाने तो पहले जो है आप सबक पढ़ के सुनाते हैं, मुताला करते हैं, फिर उसको बच्चों से भी पढ़वाते हैं, तो ये भी एक उद्देश्य होता है इसका। तीसरा है ज़ुबान की इलामतों के ज़रिए लिखकर अपनी बात का इजहार करना। मतलब जिस तरीके से आपने ज़ुबान को पढ़ा है उनको अगर आप लिखकर बात करेंगे तो और ज़्यादा असर उसका होता है। चौथा है लिखी हुई इबारत को सही तौर पर पढ़कर उसका मतलब वाज़ेह करना। अगर कोई भी लेख लिखा हुआ है तो उसको पढ़कर उसके अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से जो है बताने के लिए तदरीस की ज़रूरत होती है, तो मतलब भी अच्छी तरीके से निकल आए, तो ये भी एक उद्देश्य है। फिर अगला उद्देश्य है उर्दू ज़ुबान में अपने ख़यालात व जज्बात का इजहार करना। तो इसका एक उद्देश्य ये होता है कि आप उर्दू भाषा में अपने जो भी ख़यालात हैं, जो भी विचार हैं, उनको आप अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकें। तो ये आपके 5 उद्देश्य हैं जो सामान्य तौर पर हैं। अब आइए देखें हैं इन आम मकासद के अलावा भी कुछ ऐसे मकासद हैं जिनके हासिल किए बगैर तदरीस उर्दू का मकसद कतई तो हासिल नहीं हो सकता। इनको हम ख़ास मकसद कहते हैं। मतलब आप खाली उर्दू के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, खाली सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने से ही आप पूरी उर्दू ज़ुबान को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, जब तक कि आप इनके ख़ास मकासद यानी कि विशेष उद्देश्यों को भी ना जान लें, उनको समझ लें। तो विशेष उद्देश्य में क्या आता है, दर्जा अव्वल से 8वीं के तलबा के लिए दर्ज झेल 4 मकासद का हासिल करना नहायत ज़रूरी है। देखिए इसका दूसरा सवाल बहुत अच्छा निकल के आया है कि अगर ये पूछा जाता है कि दर्जा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए कितने मकासद, कितने उद्देश्य, ख़ास उद्देश्य हैं, तो आप उसमें बताइएगा 4। अगर ये आता है कौन कौन से, तो बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। ये तो बात हो गई शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, तो उसमें जो भाषा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के नहीं, भाषा के जो उद्देश्य हैं, कोई भी भाषा हो तो उसको बोलना आता हो, उसको पढ़ना आता हो, उसको लिखना भी आता हो और उसको समझना भी आता हो। तो यहाँ पर हम उर्दू की बात कर रहे हैं, इसलिए उर्दू बोलना, उर्दू पढ़ना और उर्दू लिखना और उसको उर्दू को समझना, ये चारों ख़ास मकासद हैं। इन मकासद में पोशीदा कई जज़वी मकासद भी होते हैं। मतलब इन उद्देश्यों में कोई छोटे छोटे छिपे हुए भी उद्देश्य होते हैं। इन मकासद के तहत वक्त का तयन होता है, बहुत हद तक तरीक़ा कार भी मुतय्यन होता है। इनको किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे उनका भी ज़िक्र होता है। अब बात करते हैं इब्तदाई सतह पर, इस एतबार से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं कि इस सतह पर ही तलबा में लिसानी आदतें भी पुख्ता कराई जाती हैं। जो उर्दू ज़ुबान की व्याकरण की बातें होती हैं और बोलने की बातें होती हैं, उनको भी उसमें भी बच्चे को जो है अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। चूँकि ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा की बहुत सारी मंजिलें बच्चे उन्हीं इब्तदाई जमातों में तय करते हैं। मतलब जो भी आपका जहन है, शारीरिक जो परवरिश है, ठीक है, उसकी सारी जो स्तर होते हैं, मंजिलें जो स्तर होते हैं, वो आपको शुरुआती जो क्लासें होती हैं, दर्जे होते हैं, उनमें ही तय हो जाती हैं। इसके लिए इन सतहों पर उनके ख़यालात, उनके एहसासात,
उनके जज्बात की नशोनुमा भी होती है। मतलब यहाँ पर उनके ख़यालातों का भी होता है एहसास, और जो जज्बात होते हैं उनकी भी परवरिश इन्हीं दर्जों में हो जाती है। नीज शख्सियत साजी की बहुत ही अहम मंजिल भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती हैं और ये उसको ऊंची मंजिल मतलब बुलंदी पर पहुंचाती हैं। उनकी शख्सियत को बढ़ाता भी यही दर्जा है। जब अगर आप पहले से 8वें तक ही कमज़ोर रहेंगे तो आपकी बाकी तालीम बहुत ही कमज़ोर रहेगी। जिस तरह से कोई भी मकान हम बनाते हैं तो उसकी नींव को मजबूत करते हैं, उसी तरीके से हम बुनियादी तालीम को अच्छी तरह हासिल करने के लिए ये उद्देश्य बनाए जाते हैं जिनसे आखिर तक उनको पूरा किया जा सके। इसलिए इस सतह पर ज़ुबान की तदरीस के मकासद बहुत अहमियत के हामिल हैं। उसातिज़ा के लिए मंदरजा वाला चारों मकासद की आगाही के लिए बहुत सख्त मेहनत और सब्र और तहस्सुल की ज़रूरत होती है। तो कहने मतलब इन 4 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जैसे उर्दू बोलना, उर्दू पढ़ना, उर्दू लिखना और उर्दू समझना, इन चारों उद्देश्यों के पूर्ति के लिए एक टीचर को, एक शिक्षक को, एक मुदर्रिस को, एक उस्ताद को बहुत ही सख्ती से मतलब मेहनत करके, क्योंकि बच्चे में अगर आपका तलफ़्फ़ुज़, एक टीचर का तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होगा तो बाकी जो बच्चा छोटा सीख रहा है वो आपको देखकर सीख रहा है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ बेकार हो जाएगा। अगर आपको माने पे पकड़ नहीं है तो बच्चा माने भी गलत सीखेगा। तो इसके लिए ये बताया गया है कि इब्तदाई तालीम देने के लिए मुअल्लिम यानी कि उस्ताद को बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करके ही क्लास में जाना चाहिए, ताकि उसमें कोई कमी ना रहे, जिससे बच्चे जो रुचि उसमें ले रहे हैं वो ना ले सकें। तो अब हम इन जो 4 ख़ास मकासद बताएं उन पर थोड़ा सा मुख्तसर नज़रिया पेश करेंगे। उर्दू बोलना सिखाना। आप उर्दू कैसे बच्चे को बोलना सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा अपने माहौल से स्कूल में बोलते हुए दाखिल होता है और उसके पास छोटा सा ज़ख़ीरा अल्फाज होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे से उसके पास शब्द होते हैं। वो सिर्फ माँ, पापा, चाचा ये वगैरह नाम जानता है, उसको पूरी दुनिया के बारे में जानेगा। इसलिए क्या चाहिए, उस्ताद को उर्दू बोलना सिखाने में किसी ख़ास दुश्वारी का सामना करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब शुरुआती बात होती है जैसे बोलना सिखाया तो उसमें उस्ताद को कुछ ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो उनको उर्दू बोलना सिखा देता। फिर भी तलबा को गुफ्तगू करने पर, यानी गुफ्तगू माने बोलने पर कुदरत हासिल करने में उस्ताज़ा को रहनुमाई करनी चाहिए। मतलब मानता हूँ कि वो बच्चा अपने घर से कुछ शब्द सीख कर आया है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो बच्चे उनका तलफ़्फ़ुज़ गलत कर रहे होंगे, पढ़ने का तरीका उनका गलत होगा। तो एक शिक्षक का उद्देश्य है कि वो उन बच्चों का रहनुमाई करे, उनका साथ दे। अगर उनका तलफ़्फ़ुज़ गलत है तो उस तलफ़्फ़ुज़ को सही करने के लिए बताए। तो बोलते वक्त साफ़ साफ़ आवाज़ और सेहत अल्फाज का ख्याल रखकर बोलने की महारत पैदा करनी चाहिए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर सवाल की, तो ये बात आएगा कि अगर कोई बच्चा अपने घर से बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए पहले दर्जे में आता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके बोलते वक्त उसके साफ़ आवाज़ और अल्फाज, सेहत अल्फाज गलत तोड़ मड़ोड़ ना हो, ऐसी उसके अंदर महारत यानी ताकत पैदा करेंगे, इस तरीके की समझ पैदा करेंगे ताकि वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके। अगला है सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू की मशक़ करानी चाहिए। मतलब अगर उसके तलफ़्फ़ुज़ गलत है, शब्दों को सही से बोल नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या, 2 बच्चों को आपस में बैठाल के हम उसके गुफ्तगू में बातचीत कराएंगे, तो उसका अभ्यास जब होगा तो वो सीखेगा वहाँ से। अब आगे देखते हैं, बोलते वक्त जुमले और फ़िक्रे के उतार चढ़ाव का भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब अगर बच्चा बोल रहा है तो देखो वो जुमले को जो है इधर से उधर मिला तो नहीं रहा, उसकी तरतीब तो नहीं बिगाड़ रहा है। तो ये भी एक टीचर का मकसद है कि वो उसके इस नज़रिए पर भी नज़र रखे। फिर क्या है, बनावटी गुफ्तगू से परहेज़ करते हुए, मतलब ऐसी कोई बात ना करे ऐसा मालूम हो कि ये बना कर बोल रहा है। फितरी अंदाज की गुफ्तगू की आदत डालनी चाहिए। बोलना सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके, उसके लिए समाई व बसरी आलात का इस्तेमाल करना चाहिए। कहने का मतलब दृश्य एवं सामग्री जो होती है, दृश्य सिर्फ सामग्री, समाई बसरी, तो उनका इस्तेमाल करके बच्चों में रुचि पैदा करेंगे। तो ये भी एक
शिक्षक के लिए, एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं उसको पढ़ना कैसे सिखाया जाएगा। तो पहली मंजिल पर ज़ुबान की तदरीस का जो सबसे अहम मरहला होता है वो पढ़ना सिखाना होता है। पहले बात करते हैं कि शुरुआती एक तालीम के लिए सबसे अहम मरहला कौन सा होता है, वो उर्दू पढ़ना सिखाना। उस्ताद सबसे पहले पढ़ना सिखाने की तरफ तवज्जो देता है। पढ़ना सिखाने में शुरू से ही सही तलफ़्फ़ुज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब ये देखिए, ये उस्ताद के उद्देश्य है, मकसद हैं कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अपने तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान देना चाहिए, और बच्चा अगर उसका तलफ़्फ़ुज़ का मश्क कर रहा है तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तलबा में इसकी महारत पैदा करनी चाहिए, ये काबिलियत उसके अंदर पैदा करनी चाहिए। वो अल्फाज को, फ़िक्रों को और जुमलों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े, ऐसा एक उस्ताद को करना चाहिए। शुरू में एराब के साथ पढ़ने की महारत पैदा करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर बग़ैर एराब के मतन भी हो तो सही पढ़ने में दुश्वारी ना हो। मतलब पहले तो शुरुआत में जो बुनियादी तालीम है उसमें जो मात्राएँ वगैरह हैं उनको जोड़ते हुए समझाने के लिए पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में जो पेश ज़बर ज़ेर तो होते नहीं हैं, लेकिन शुरू में जब हम पढ़ा रहे हैं तो उनको इन चीज़ों को लिख दें ताकि वो आसानी से पढ़ लें, और बाद में उन्हें अगर वो ज़बर ज़ेर पेश नहीं दिखाई देते हैं तब भी वो आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। इब्तदाई सतह की शुरू के दर्जात में बच्चे का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मतलब बच्चे के जो शुरुआती होता है, अगर आप उसको ज़्यादा छूट दे देंगे या ज़्यादा सख्ती कर देंगे तभी वो बिगड़ जाएगा, तो उस पर ज़रा अच्छा नरम व्यवहार अखलाक रखना चाहिए और एक दोस्त की तरह उससे व्यवहार करना चाहिए। फिर क्या है, और बच्चे को मुनासिब लबो लहज़ा के साथ अल्फाज की बच्चे के बतानी चाहिए, ताकि आगे चलकर बुलंद ख़्वानी और ख़ामोश मुताले में मौजू लबो लहजे के साथ इबारत ख़्वानी में महारत पैदा हो सके। जब आप बच्चे को इस तरीके से उसका तलफ़्फ़ुज़ सही करा देंगे, उसको तरतीब सही करा देंगे, जुमलों को इस्तेमाल करना सही सिखा देंगे, तो वो आगे करके जो भी मुताल्ला करेगा, बुलंद ख़्वानी, ऊँची आवाज़ में किताब को पढ़ना या ख़ामोश मुताल्ला, मतलब मौखिक अपने आप जहन में ही किताब को पढ़ना, ये होता है, तो इनमें क्या होगा, उसको महारत हासिल हो जाएगी। अब आता है तीसरा इसका जो है मकसद है उर्दू लिखना सिखाना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इब्तदाई सतह पर जो सबसे मुश्किल मरहला आता है वो बच्चों को उर्दू लिखना सिखाना होता है। सबसे मुश्किल कौन सा मरहला है, लिखना सिखाना। बोलने और पढ़ने की मश्क होने के बाद लिखना सिखाया जाता है। देखो ये तरतीब भी ध्यान रखिए, सबसे पहले बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, फिर समझना। कभी कभी सीटेट के एग्ज़ाम में ये भी पूछा, तो ये सवाल आप ज़रूर कॉपी पर नोट करें, ये तरतीब वाला सवाल है, ये तरतीब कई बार पूछी गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, बोलने और पढ़ने की मश्क होने के बाद लिखना सिखाया जाता। इब्तदाई सतह के मुदर्रिस को लिखना सिखाने में सबसे ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा सावधानी से किसमें काम उस्ताद को लेना चाहिए, उर्दू मतलब भाषा को। हिंदी अगर बात करते हैं तब भी क्या बात करेंगे, ये उद्देश्य एक ही होते हैं। तो कुछ साथियों ने कहा भी है कि आप जब उर्दू लैंग्वेज से पढ़ाते हैं, उर्दू और हिंदी दोनों मिला के पढ़ाते हैं, तो हमारी हिंदी में वो फ़ायदेमंद होता है। तो मैं फिर उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उर्दू को हटाकर ही आप पढ़ें, भाषा आप लिखना सिखा रहे हैं किसी को, तो क्या है इसमें, क्या है, लिखना सिखाने सबसे ज़्यादा एहतियात लेने के लिए सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हुर्फ़ों की मुख्तलिफ़ शक्लों, यानी कि शक्लों यहाँ पर इश्काल है, तो ये जमा है, शक्ल का जमा है। उनके नक़ोश, नुक्ते, शोशे, मराकज़ और तर्ज़ तहरीर की आदत इब्तदाई सतह पर जैसी पड़ जाती है वो पूरी ज़िंदगी कायम रहती है। अगर बच्चे ने जीम या बे उल्टा लिखना सीख लिया है तो वो हमेशा उसको उल्टा ही लिखेगा। तो इस पर बहुत ही एहतियात से उस्ताद को काम लेना चाहिए। खुश्त अव्वल गर नहद मो मार कज तासुर या मई रूद दीवार कज। एक ये उस पर ही लिखा है, जैसा आप अव्वल में सिखा देंगे वैसा ही वो आखिर तक सीख चलता रहेगा। इस नहज पर हुर्फ़ों की सही शिनाख्त और दुरुस्त इमला के साथ लिखने की महारत पैदा करनी चाहिए। तलबा को लिखना सिखाते वक्त ख़ास तौर से शोशे, दायरे और नुक्ते की सही जगह का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन चीज़ ध्यान रखने के लिखाने में, शोशे लगाना, नुक्ते सही लिखना, तो ये जो शक्लें बनवानी हैं, ये चीज़ें लगानी वाली एराब जो हैं, इन पर बहुत ही आप गौर करें, एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है।
पढ़ाते वक्त एक लफ्ज़ से दूसरे के दरमियान वाज़ेह फ़र्क, मतलब बच्चा कभी कभी एक साथ लिखता है या इतना बीच में एक शब्द के ही दो टुकड़े कर देता, तो इस चीज़ को भी आप बहुत ही ख्याल रखेंगे। जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब और सतूर के सीधे होने का ख्याल रखना चाहिए। जो तरतीब लफ्ज़ों की वो भी सही होनी चाहिए और जो हरूफ हैं वो सीधे साधे होने चाहिए, ये नहीं उसका जो तरीका है वो आप चेंज कर दें। मुरक्किब लफ्ज़ लिखते वक्त उसकी मिलावट का ख्याल रखना चाहिए। मतलब आप अगर दो लफ्ज़ हरूफ के मिलने से बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, आपको उसकी तारीफ़ बता दूं। मुरक्किब लफ्ज़ दो हरूफों के या दो लफ्ज़ों के मिलने से जो लफ्ज़ बनता है उसको हम मुरक्किब कहते हैं। जैसे भा, झा, छा, धा, खा, घा, ये शब्द का लफ्ज़ हरूफ कौन से हैं? मुरक्किब, यानी कि संयुक्त अक्षर। हिंदी में आप पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर, तो उसमें आपको ज्ञा, त्रा, ये संयुक्त अक्षर हिंदी के हैं, तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए। तहरीर में सेहत और सफाई का ख़ास ख्याल रखना, कहना उसके लेख का अच्छा लेख लिखे, इसका भी आपको ख्याल रखना। यही ये उद्देश्य हैं लिखने के तरीके के उद्देश्य, तो आप इसी में से बना लीजिएगा अपने पॉइंट वाइज जो लिखे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में बनाते चलें, तभी आपकी समझ में आएगा। मैं तो तफसील से आपको बता रहा हूँ और कोशिश करूँगा इस पर भी आपको ऑब्जेक्टिव इम्तहान से पहले दे दूँ, क्योंकि जो चीज़ तफसील में पढ़ाई जाती है वो ज़्यादा जहन में रहती है, और आप लोग अपने आप बनाएं, ख़ुद ब खुद बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, रखना चाहिए। और उन सभी बातों के बाद जुमलों में औकाफ का भी ख्याल रखना चाहिए। इसका आखिरी जो मकसद है, उर्दू समझना सिखाना। इब्तदाई सतह पर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना सिखाने के बाद जो मरहला आता है वह समझना सिखाना, यानी तफ़हीम। तफ़हीम माने समझना होता है, यानी तलबा में किसी तरह ये महारत पैदा की जाए कि वो इबारत को पढ़कर समझ सके और उसका इजहार अपनी ज़बान में कर सके। इस सतह पर मुदारस में मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं। शुरू के दर्जात में तो समझने यानी कि तफ़हीम का पहलू बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि इन सतहों पर हरूफ अल्फाज की शिनाख्त, नीज़ तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस, इस्म और उसकी किस्में, संज्ञा की बात हो रही है, मुतज़ाद मुतरादिफ यानी कि बिलोम शब्द और समानार्थी शब्द से वाकिफ़ कराना मकसूद होता है। ये शब्दों से भी बच्चे को बुनियादी तालीम पर सिखाया जाना चाहिए। लेकिन इब्तदाई तालीम के आखिर दर्जात यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं में तफ़हीम का पहलू भी नुमाया हो जाता है। आम तौर से पूरी इब्तदाई सतह पर लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त और शिनाख्त, बनावट, उसके इस्तेमाल की समझ पैदा करानी चाहिए। अल्फाज की सही, ये देखिए पॉइंट निकल रहे हैं। सबसे पहले लिखने क्या करें, इब्तदाई सतह पर लफ्ज़ों जुमलों की साख्त, शिनाख्त, बनावट के इस्तेमाल की समझ पैदा करना, अल्फाज के सही तरतीब के साथ पहचान कराना, नज़्म नस्र के सवालात और उनके जवाब की समझना और उनमें पहचान कराना। ये देखो उद्देश्य हैं आपके। इजहार ख़यालात के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करना, नए अल्फाज, फ़िक्रे, मुहावरे, ज़रबुल मिसाल, कहावतों का जुज़ई शऊर भी इसी नहज पर हो जाना चाहिए। ये छठे से सातवीं आठवीं की बात हो रही है, ये उद्देश्य छठी, सातवीं, आठवीं के हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इब्तदाई सतह के आखिरी दर्जात का शुमार सानवी सतह के अव्वलीन दर्जात में भी होता है, और ये उर्दू ज़ुबान के शऊर की दूसरी मंजिल समझी जाती है। इब्तदाई सतह पर उर्दू तदरीस के इन चार बुनियादी अनासिर का मुख्तसर जायज़ा लेने के बाद वाज़े तौर पर हम कह सकते हैं कि इन महारतों के फ़रोग़ के बाद तलबा में उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने की इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो अपने हम जमातों में तहरीर व तकरीर यानी कि लिखना और बोलना, भाषण देना, दोनों के ज़रिए अपने जो विचार हैं इजहार ख़याल कर सके, अपने विचारों को कर सके। गिरद पेश के माहौल से जो कुछ सीखा है उसका लिसानी इजहार हस्ब ख्वाहिश कर सके। इस सतह के इब्तदाई दर्जात में जो महारतें, मशक़ें अधूरी और नामुकम्मल या मुबहम रह गई हैं, आखिर दर्जात तक उनमें पुख्तली हासिल कर लेंगे। मतलब जब आप इसके बाद आठवां आएगा तो उसमें अब ये सब बातें आप अच्छी तरीके से हासिल कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का उर्दू पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट उर्दू
के जो तदरीस है उनके मकासद, बुनियादी तालीम के मकासद की बात की है। तो ये प्राइमरी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही मुफीद होगा और इंशाअल्लाह जूनियर में भी ये मुफीद होगा, क्योंकि बुनियादी तालीम आपकी एक दर्जा 1 से दर्जा 8वीं तक को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर अपने नोट्स ज़रूर बनाएंगे। जो साथी नोट्स बना दें वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बाकी जो भी टॉपिक आपके बचे हैं उन पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। हाँ, इसमें वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ आपको पूरा तरीके से एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। आप ख़ुद इससे सवालात जवाबात बना सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बनाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब जैसा मशवरा देते हैं उसी तरह का हम उसमें वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।